तो मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच खत्म हो गया था लास्ट लेक्चर में, एनसीईआरटी से देखा उसको, सारा समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो आज देखेंगे अपन एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। ठीक है, हाँ, तो एनाटॉमी मतलब अपन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमारे अंदर सारे सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, तो एनाटॉमी में अपन सारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी का, एक्सक्रीटरी का, डाइजेस्टिव का, वो सब स्टडी करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो, जो कॉकरोच का बॉडी कैविटी है उसको अपन क्या बोलेंगे, हीमोसिल। क्या बोलेंगे, हीमोसिल। तो कॉकरोच के अंदर जो बॉडी कैविटी है उसको अपन बोलेंगे हीमोसिल, और इन हीमोसिल ब्लड और हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट। अब उसी हीमोसिल में क्या होगा, आपके बॉडी में भी कैविटी में क्या प्रेजेंट है, ब्लड, इसके भी बॉडी कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड, या इसको क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ। क्योंकि इसके बॉडी कैविटी का नाम है हीमोसील, इसलिए इसमें जो फ्लूइड है इसको क्या बोला हमने, हीमोलिम्फ। ठीक है, इसके हीमोलिम्फ में देखो, ब्लड में क्या आपका डिफरेंस है, हीमोलिम्फ लैक्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और इसीलिए हमारा जो ब्लड है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन इसके ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इसलिए यह आपका रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प नहीं करेगा। इसका ब्लड, कॉकरोच का, यह रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कोई हेल्प नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं है। तो क्या काम होगा इसका, इसका काम होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, जो आपका वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर निकालना, है ना, फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ट्रांसपोर्ट करना, इसका काम ये होगा। लेकिन ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है इसके हीमोलिम्फ में या ब्लड में, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कलरलेस, है ना। आगे देखो, तो सबसे पहला सिस्टम जो पढ़ेंगे इसके बॉडी में, क्या पढ़ेंगे अपन, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसी को क्या बोल सकते हैं अपन, एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी कॉल्ड हीमोसिल। अभी बताया मैंने, इसके बॉडी कैविटी को क्या बोलेंगे अपन, हीमोसिल, और इसी हीमोसिल में कौन प्रेजेंट होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। इसका जो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है 3 पार्ट में बटा हुआ है, हम लोग का ही बटा हुआ है ना आपका, है ना, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। ठीक है, तो इसके भी डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने बांट लिया 3 पार्ट में, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, फोरगट, या इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्टोमोडियम, है ना, फोरगट को ही क्या बोलते हैं अपन, स्टोमोडियम। अब यहाँ ध्यान दो, जो फोरगट है आपका, इसका ओरिजिन कैसा है, देखो तो एक्टोडर्मल, कैसा है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एंड लाइंड बाय क्यूटिकल, और अंदर से, यह मान लो मैंने ले लिया इसका फोरगट, इसके फोरगट को अंदर से कौन लाइन करके रखेगा, क्यूटिकल, कौन होगा, क्यूटिकल, इनर साइड से। ठीक है, और ओरिजिन कैसा है इसका, एक्टोडर्मल। ठीक है, दूसरा आपका मिडगट, या इसको क्या बोलेंगे, मेजेंटेरॉन, क्या बोलेंगे, मेजेंटेरॉन। तो मेजेंटेरॉन कैसा ओरिजिन है आपका, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। यह बस एक ऐसा लेयर है या ऐसा पार्ट है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसका ओरिजिन कैसा है, एंडोडर्मल, और यहाँ पे क्यूटिकल क्या होगा, एब्सेंट, नहीं होता है। नीचे देखोगे हिंडगट, या इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्टोडियम, है ना, ये भी कैसा है आपका, एक्टोडर्मल, और इसमें भी क्या है आपका, क्यूटिकल अंदर साइड से है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फोरगट एंड हिंडगट, दोनों का ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल, और दोनों अंदर से किससे लाइंड है, क्यूटिकल से। जो बीच वाला आपका मिडगट है उसका ओरिजिन कैसा है, एंडोडर्मल, और यह क्यूटिकल से लाइंड नहीं है। क्लियर है, चलो आगे देखें। चलो अब एक एक करके अपन सबकी बात कर लेते हैं। पहला क्या देखेंगे, फोरगट। तो आपका जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा, है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे आपका डिवीजन है इसी तरह इसमें भी होगा, है ना। आप जानते हो कि आपका माउथ है, माउथ ओपन हुआ कहाँ पे, माउथ का ऊपर बकल कैविटी, बकल कैविटी से आप सारा पढ़ा होगा ना अपने पाथ में, एग्जैक्टली इसमें भी ऐसा ही है ना। तो फोरगट में देखो, इसके थोड़े पार्ट्स के नाम अलग अलग होंगे। ठीक है, माउथ टू क्या बोल रहे अपन, गेजार्ड, है ना, माउथ टू गेजार्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, फोरगट। पूरे पार्ट्स को मैं दिखाऊंगा इसके बॉडी में अभी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो माउथ से लेके कहां तक भाई, गेजार्ड तक आप क्या मानोगे,
फोरगट, उसके आगे क्या शुरू हो जाएगा, मिडगट, ठीक है। तो माउथ टू गिजार्ड इज फोरगट, माउथ ओपन इन द स्मॉल बकल कैविटी, हमारे जैसा ही माउथ कहां ओपन होगा, बकल कैविटी में, बकल कैविटी ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूब्यूलर फैरिंग्स, है ना, हमारा ही बकल कैविटी कहां जाके ओपन होता है, ओरोफैरिंग्स, याद होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या देखो, बकल कैविटी ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूब्यूलर फैरिंग्स, क्लियर है। तो सबसे पहले माउथ, माउथ ओपन हुआ किसमें, बकल कैविटी में, बकल कैविटी ओपन हुआ किसमें, फैरिंग्स में, ठीक है। आगे देखे, फैरिंग्स ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूब्यूलर इसोफेगस, फैरिंग्स कहां ओपन होगा, इसोफेगस में, हमारे जैसा ही है, ठीक है। आगे देखो इसोफेगस ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप, यह एक अलग है, ठीक है। अब इसोफेगस कहां जाके ओपन होगा आपका, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, डेट इज कॉल्ड क्रॉप, ठीक है। और एक क्रॉप का यूज होता है किसमें आपका, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड पार्शियल डाइजेशन। और ये भी बता दूं आपको, जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है कॉकरोच में, मैक्सिमम डाइजेशन जो कॉकरोच में होता है इसी रीजन में होता है, कहां पे, क्रॉप में। आ रही बात समझ, मैक्सिमम डाइजेशन कहां होगा कॉकरोच में, क्रॉप रीजन में ही होता है, ठीक है। तो इसोफेगस ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप एंड क्रॉप इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड पार्शियल डाइजेशन। अब देखो, क्रॉप ओपन्स इनटू थिक वॉल्ड गिजार्ड, और इसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस, गिजार्ड को क्या बोलते हैं अपन, प्रोवेंट्रिक्यूलस, है ना। तो क्रॉप कहां जाके ओपन हो रहा है आपका, थिक वॉल्ड गिजार्ड में। अब देखो, क्रॉप हैज एन, क्रॉप की बात कर रहे हैं अपन, है ना, क्रॉप हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टिथ। अभी बताया आपको कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होगा भाई, क्रॉप रीजन में। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना वहां पे जो फूड को क्रश करेगा, ग्राइंड करेगा, है ना, ठीक है। तो देखो, क्रॉप का आप देखोगे तो आउटर लेयर, मान लो हमने क्रॉप बना लिया, ध्यान से देखो, ये हमने क्या बना लिया, मान लो क्रॉप। तो क्रॉप में आउटर लेयर जो होता है आपका, वो किसका होता है, थिक सर्कुलर मसल का, आउटर लेयर किसका होगा, थिक सर्कुलर मसल का। और अंदर में क्या होता है देखो, एंड थिक इनर क्यूटिकल, अंदर में क्या होगा, अंदर में थिक इनर क्यूटिकल, और क्यूटिकल आपका क्या बनाता है अंदर में, काइटिनस प्लेट, जो कैसा नजर आता है, तिथ के जैसा। आई बात समझ, है ना। तो आप क्या देख रहे हो सर, क्रॉप में आउटर लेयर कैसा होगा, थिक सर्कुलर मसल का, इनर आपका क्या होता है, क्यूटिकल, और क्यूटिकल क्या बनाता है आपका, 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड तिथ, है ना। तो अंदर में तिथ का फॉर्मेशन करेगा कौन, आपका अंदर वाला लेयर, और अंदर वाला लेयर कौन सा है, क्यूटिकल। तो बाहर में सीधी सी बात है सर, बाहर में क्या हो गया आपका, बाहर में सर्कुलर मसल्स, अंदर में क्यूटिकल, लेकिन क्यूटिकल क्या बना रहा है, 6 काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टीथ, ठीक है। अब आगे देखो, गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ, देखो एक चीज गलत यहां पे है ना, इस नोट्स में एक चीज गलत है, इसको आप ये करोगे, यहां पे देखो, यहां पे क्रॉप नहीं होगा, क्या होगा, यहां पे गिजार्ड होगा, यहां पे क्या होगा, ठीक है, एक गिजार्ड का पॉइंट है, ठीक है, यहां पे मिस्टेक है इसमें, याद रखो, क्योंकि हमने क्या देखा, क्रॉप कहां ओपन हो रहा है, गिजार्ड में, और यह बात जो हमने क्रॉप के बारे में करी है, किसके बारे में है, गिजार्ड के बारे में, ठीक है। यहां पे इसको करेक्शन कर लेना। तो गिजार्ड हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टिथ, है ना। अब आगे देखो, गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ काइटिनस टिथ। तो गिजार्ड किस में हेल्प किया आपका, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प किया। गिजार्ड ओपन इनटू, अभी बताया था शुरू में, है ना, कि माउथ से लेके गिजार्ड तक है आपका फोरगट। अब यहां से मतलब फूड अब कहां एंटर करेगा, मिडगट में, कहां पे, मिडगट, है ना। गिजार्ड ओपन इनटू मिडगट या मेजेट्रॉन बाय स्टोमोडियल वॉल्व। तो पहला स्ट्रक्चर आपके जंक्शन पे दिख गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। कौन सा वॉल्व है भाई आपका, स्टोमोडियल वॉल्व। आप जानते हो ये वॉल्व क्या करेगा, वन डायरेक्शन में किसी भी चीज का क्या करवाता है, फ्लो करवाता है। तो आपका फूड पहुंच गया कहां पे, गिजार्ड के पास। अब गिजार्ड से आगे आना है ना, तो वहां पे एक वॉल्व होगा जो उस फूड के मोमेंट को आगे पास करेगा। कौन सा वॉल्व है आपका, स्टोमोडियल वॉल्व, ठीक है। आगे देखे, आगे देखो, अ रिंग ऑफ, अब ये दो स्ट्रक्चर जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन, ठीक है। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, कितने, 6 to 8, ठीक है। ब्लाइंड टिब्यूल्स किसको बोलते हैं भाई,
जो एक साइड पे ओपन हो दूसरे साइड पे क्लोज हो। बताया था ना, एक ट्यूब ले लो, उस ट्यूब का एक साइड में ओपनिंग है एक साइड में क्या है क्लोज, तो इसको क्या बोलते हैं अपन ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। तो देखो, अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो पहला कहां पे देख रहे हैं, फोरगट और मिडगट। तो फोरगट मान लो यहाँ पे फोरगट है और यहाँ से क्या शुरू हो रहा है मिडगट, तो इसी फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे आपको 6 to 8 क्या मिलेगा आपको, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जंक्शन समझते हो ना, जहां पे दोनों मिल रहा है वहीं पे क्या मिलेगा आपको, ये मान लो कि फोरगट है, ये आपका क्या है मिडगट, तो इस दोनों के जंक्शन पे आपको 6 to 8 क्या मिलेंगे, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो एक साइड में ओपन होगा एक साइड में क्लोज होगा। और उस ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं, हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके, है ना। और नाम ही बता रहा है हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके, मतलब ये क्या सिक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, विच सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अब आगे देखो, एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसके जंक्शन पे, अगले के जंक्शन पे, मिडगट एंड हिंडगट। अभी देखा था फोरगट एंड मिडगट, इसी तरह हिंडगट और आपका मिडगट के जंक्शन पे भी आपका कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलेंगे मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। और आप जानते हो मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में, वही लिखा हुआ देखो, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। और ये क्या है इसका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। जो हीमोसिल था उसमें जो ब्लड है क्या है, हीमोलिम्फ। अब जानते हो सारा जो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल है कहाँ, ब्लड में ही होता है ना, तो इस ब्लड से पिक करता है कौन इसको, आपका मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, और मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स उसको आगे डाल देता है। देखो ना, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स किसके जंक्शन पे है, मिडगट एंड हिंडगट, है ना। तो यह क्या करेगा, पूरे बॉडी फ्लूइड से आपके वेस्ट मटेरियल को पिक करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना, और यह दे देगा किसको, हिंडगट को। इसको देगा हिंडगट को, ठीक है, और हिंडगट इसको एनस होते हुए बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, द हिंडगट इज ब्रॉडर, जो हिंडगट होगा ब्रॉडर होगा इन कंपैरिजन टू मिडगट। द हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हिंडगट है आपका 3 पार्ट में, ह्यूमन की तरह ही 3 पार्ट में क्या है आपका, डिफरेंशिएटेड है। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, इलियम, इट्स वॉल इज थिन एंड इंटरनली फोल्डेड। इसका वॉल थिन होता है और अंदर से क्या होगा, वो फोल्डेड होगा। दूसरा आपका कोलोन, मिडल पार्ट, लॉन्गेस्ट एंड ब्रॉडर पार्ट, और लास्ट कौन होगा आपका, रेक्टम, लास्ट पार्ट, ओवल शेप्ड एंड इंटरनली फोल्डेड वॉल। और रेक्टम ही फाइनली कहां जाके ओपन होता है, एनस में। ठीक है, फोल्डिंग ऑफ वॉल, कितने फोल्ड होते हैं भाई इसमें, 6 फोल्ड्स, इज कॉल्ड रेक्टल पैपिले। रेक्टम जो अभी देखा आपने कि अंदर से इसके वॉल क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं। कितने फोल्ड होते हैं भाई, 6 फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, उस 6 फोल्डेड वॉल को क्या बोलते हैं अपन, रेक्टल पैपिले। और ये रेक्टल पैपिले आपने पढ़ा होगा ह्यूमन में भी कि इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है आपका, जो भी वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो रेक्टम भी क्या करेगा, यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वह वाटर का एब्जॉर्ब मेनली कौन करता है, रेक्टल पैपिले। ठीक है, एनस एट द एंड ऑफ द 10th एब्डोमिनल सेगमेंट, कहां पे प्रेजेंट है भाई, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट के भी सबसे एंड में। ठीक है, द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। ठीक है, तो देखो अगर अपन इसको समअप करें तो हमने पढ़ा इतना, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, चलो देखते हैं शुरू से। पहला क्या था भाई, माउथ। माउथ कहां ओपन हुआ, बक्कल, बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी से क्या है अगला आपका, फेरिंग्स, शॉर्ट टिब्यूलो फेरिंग्स, फेरिंग्स से शॉर्ट टिब्यूलो ईसोफेगस, है ना। ईसोफेगस के बाद हाँ यहां से आया आपका क्रॉप। क्रॉप में क्या होता है भाई, यहां पे होता है पार्शियल डाइजेशन प्लस स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, क्रॉप से कहां आया, गेजार्ड, है ना। गेजार्ड में आपने पढ़ा, इसमें 2 बातें, आउटर जो लेयर था कैसा था, सर्कुलर मसल्स, कैसा था, सर्कुलर मसल्स, और अंदर वाला जो था आपका कैसा था, इनर क्या था आपका, क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या बना रहा था, 6 काइटिनस, काइटिनस प्लेट कॉल्ड टिथ। ठीक है, नहीं हो रहा था। अब देखो हिजार्ड से फूड कहाँ आया, हिजार्ड से मिडगट आएगा, कहाँ आएगा, मिडगट, है ना।
गिजार्ड से फूड आया आपका मिडगट। अब देखो आप कैसे आया, किस वॉल्व के थ्रू आया, स्टोमैटियल, ठीक है। उसके बाद देखो इसी जंक्शन पे ये कौन सा है, फोरगट यहाँ पे खत्म हुआ, माउथ टू गिजार्ड इज फोरगट, है ना। फोरगट के बाद एक कौन है, मिडगट। इसी जंक्शन पे आपको इसको अलग से लिख देते हैं, इसको अलग से लिख देते हैं, फोरगट और कौन आपका मिडगट। इस जंक्शन पे क्या मिला आपको, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक सीके, यही मिला ना, क्या मिला आपको, 6 to 8 गैस्ट्रिक सीके, यही मिला। और दूसरा जंक्शन कौन सा था आपका, मीट गट एंड हिंड गट, यहाँ पे कौन क्या मिला आपको, 100 to 120 क्या मिला, 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मैल्फिगियन बॉडीज, क्या मिला, मैल्फिगियन बॉडीज, ठीक है। दोनों का काम आपको पता है, यह डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा फॉर डाइजेशन, और यह क्या करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मिडगट से फूड कहाँ आया आपका, हिंडगट आया, ठीक है, हिंडगट। अब हिंडगट कितने पार्ट में डिवाइड है भाई, 3 पार्ट में, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। तो इलियम का वॉल है वो भी फोल्डेड है, रेक्टम का वॉल भी क्या है, फोल्डेड है। और रेक्टम के फोल्डेड वॉल को क्या बोलते हैं, रेक्टल पैपिले, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करेगा। रेक्टम जाके कहाँ ओपन होगा फाइनली, क्लियर है, नहीं था पूरा, है ना। माउथ opens into buccal cavity, buccal cavity opens into pharynx, pharynx into esophagus, esophagus into crop into gizzard, gizzard through estomachial wall food को कहाँ पास किया, मिडगट, मिडगट से हिंडगट, है ना। और हिंडगट आपका ब्रॉडर होता है इन कंपैरिजन टू मिडगट। मिडगट के मतलब हिंडगट के 3 पार्ट हमने डिवाइड कर दिया, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। और रेक्टम फाइनली कहाँ होगा, एनस में, और एनस चीजों को बॉडी से बाहर, क्लियर है। तो स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, यहाँ पे कौन सा वॉल प्रेजेंट है आपका गिजार्ड और फोरगट के बीच में, स्टोमैटियल। इस जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक, ठीक है। और इस जंक्शन पे प्रेजेंट है आपका मैल्फिगियन, ठीक है। आगे बढ़े, नो कमेंट्स। अगला है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पक्की बात है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन हो रहा है, तो कोई ना कोई तो ग्लैंड होगा ना। जैसे आपके बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, तो इसमें भी ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। तो देखो आप, पहला कौन सा इसमें भी ग्लैंड है आपका, सलाइवरी ग्लैंड, अ पेयर एंड अटैच टू ईसोफेगस। एक 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे भी होता है, और किससे अटैच होता हो, ईसोफेगस से अटैच होता है। सलाइवा कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल अमाइलेज, सेलुलोज, काइटिनेज एक्सेट्रा। आपके बॉडी में भी सलाइवरी अमाइलेज है, तो माउथ में आपका किसका डाइजेशन होता है, फैट का ही होता है ना। सलाइवरी अमाइलेज किसका करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट में आपका क्या क्या आएगा, अमाइलेज, सेलुलेज, काइटिनेज, ये सब कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो आपके माउथ में भी किसका डाइजेशन होता है, बड़ा होगा ना, स्टार्च का, है ना। वो भी कितना परसेंट, 30%, है ना। 30% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन आपका शुरू हो जाता है कहाँ पे, आपके माउथ में, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। यहाँ पे भी सलाइवा में कौन सा एंजाइम है भाई, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, इसके 2 पार्ट्स है, कितने पार्ट है, 2, 2 पार्ट्स ऑफ ईच सलाइवरी ग्लैंड। एक को बोलेंगे अपन कौन सा पार्ट, रिजर्वॉयर पार्ट, या बोलेंगे सलाइवरी रिजर्वॉयर। तो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, और ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ सलाइवा, ठीक है। और दूसरा पार्ट को कौन सा होगा, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर मतलब जो मेनली आपका सिक्रीट करेगा सलाइवा को, ठीक है। ग्लैंडुलर पार्ट, लीफ लाइक सिंथेसिस ऑफ सलाइवा अकर्स इन दिस पार्ट, है ना। तो देखो यह पार्ट क्या करेगा, सलाइवा को निकालेगा, और ऊपर वाला पार्ट कौन है आपका, रिजर्वॉयर, वह उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। आई बात समझ, चलो अब आते हैं अपन किस पे, थोड़ा एनसीईआरटी में इसका क्या देख लेते हैं, डायग्राम, ठीक है। तो आप देखो, ढंग से आप देखो, अगर दिख रहा है सबको ये, आप देख सकते हो इसमें, इस डायग्राम में जो मैंने बताया सारे पॉइंट्स यहाँ पे है, आप देखो। इसीलिए मैंने अलग से बता दिया सलाइवरा के दो, सलाइवरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स। इसमें देखो ऊपर में लिखा हुआ है सलाइवरी ग्लैंड, ए वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस वन इज सलाइवरी ग्लैंड, ये भी क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। और बीच में आपका ये क्या है,
सलाइवरी रिजर्वोयर, मतलब ये दोनों सलाइवा को निकालेगा और बीच वाला क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। ये दोनों मिला के आपका हो गया क्या, आपका पूरा का पूरा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के दो पार्ट, एक हो गया आपका ग्लैंडुलर पार्ट ये वाला दोनों, और बीच में जो आपका दिखा रहा है दिस वन इज सलाइवरी रिजर्वोयर। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब डायग्राम में देख सकते हो इसके पूरे बॉडी को, माउथ है, फेरिंग्स है, सब है ना, ठीक है। ये देख सकते हो आप फेरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ ओपन हुआ, ईसोफेगस में, ईसोफेगस कहाँ ओपन हुआ, क्रॉप में, क्रॉप कहाँ ओपन हुआ, गेजार्ड, ठीक है। अब गेजार्ड देखो, यहाँ गेजार्ड है ना, दिख रहा है ना आपको, येलो कलर का छोटा सा दिख रहा है आपको, यहाँ गेजार्ड है, गेजार्ड, और उसके बाद कौन शुरू हो जाएगा आपका, मिडगट। गेजार्ड और मिडगट के जंक्शन पे आपको ये दिख रहा होगा, है ना, 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स कॉल्ड हेपाटिक सीके। अब मिडगट में आ गया, मिडगट से कहाँ गया है, मिडगट में देखो, मिडगट से कहाँ आएगा, हिंडगट में। हिंडगट की शुरुआत किससे होती है भाई, इलियम से। अब देखो, मिडगट और हिंडगट के आपके जंक्शन पे भी क्या मिल रहा है आपको, बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टिब्यूल्स मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एल्फेगियन टिब्यूल्स। यह इलियम है ना, पहला पार्ट है, इलियम के बाद कोलोन, कोलोन के बाद रेक्टम, और रेक्टम आपका एनस होते हुए बॉडी से। क्लियर है, आगे देखो। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी देख लो, वॉल ऑफ मेजेंटेरॉन। मेजेंटेरॉन किसको बोलते हैं भाई, मिडगट को, है ना, इसको बोलते हैं अपन मिडगट, ठीक है। वॉल ऑफ मेजेंटेरॉन secretes a membrane around the food called पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, और पेरी मीन्स अराउंड, है ना। तो देखो, ये बात ऐसे समझो आप, यह मान लो आपका मिडगट का एरिया, कौन सा एरिया है, मिडगट। मिडगट में जैसे ही फूड आता है ना, कौन आता है, फूड, है ना। यह क्या करता है, मिडगट का आपका वॉल, जो ये वॉल है मिडगट का, क्या इस फूड के अराउंड एक मेम्ब्रेन बना देता है, क्या बना देता है, मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस फूड के अराउंड क्या बना दिया, एक मेम्ब्रेन सिक्रीट कर देता है, क्या सिक्रीट कर देता है, जल्दी बताओ, मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे अपन, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन करता क्या है, देखो आप, यहाँ पे हो गया आपका, इस फूड के अराउंड क्या बना दिया आपका, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, मैंने पीएम लिख दिया, ठीक है। अब देखो, ए पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन करता क्या है, इट सर्व्स टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ मिडगट फ्रॉम फ्रिक्शन विथ हार्ड फूड मटेरियल्स, है ना। यह क्या करता है, ये फूड मटेरियल्स है ना, हो सकता है इसके वॉल के साथ टकराए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो इसके वॉल को क्या नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए ये उसके ऊपर क्या सिक्रीट कर दिया है, एक मेम्ब्रेन, ताकि इसके वॉल के साथ जब ये फूड मटेरियल टकराए, क्योंकि फूड मटेरियल कैसा होगा, हार्ड होगा, तो इसके वॉल में कोई फ्रिक्शन ना हो, मतलब उसके वॉल को कोई नुकसान, आई बात समझ, ठीक है। अब आगे देखो, मोस्ट ऑफ डाइजेशन, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना, अभी बता ही दिया मैंने। मोस्ट ऑफ डाइजेशन कहाँ होगा, आपके क्रॉप रीजन में होगा। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होगा, मिडगट में। इसीलिए तो, क्योंकि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपका मिडगट में जाके कंप्लीट हो रहा है, और मिडगट में हार्ड फूड मटेरियल्स है, हो सकता है मिडगट के वॉल को क्या पहुंचे, नुकसान पहुंचे, तो सारे फूड मटेरियल के अराउंड क्या सिक्रेट कर दिया, एक मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डाइजेशन कंप्लीट्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट, मिडगट के ऊपर में ही हो जाता है आपका, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मिडगट का लंबा सा पोर्शन है ना, ऊपर वाले पोर्शन में ही आपका डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर्स इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडगट, मतलब यह मान लो पूरा आपका मिडगट है, ठीक है, तो डाइजेशन ऊपर में कंप्लीट हो गया, और नीचे वाले पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में क्या होगा आपका, एब्जॉर्प्शन हो। क्लियर है, तो देखो, digestion completes in the anterior part of midgut. Absorption of digested food mainly occurs in the posterior part of midgut. Undigested food enter into the ileum. अब इन सब के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, अब वह कहाँ चला जाएगा, किस पार्ट में, हिंडगट में चला जाएगा, और हिंडगट के किस पास में, इलियम में, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द इलियम। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O अभी बताया था, कहाँ होगा, रेक्टम में, है ना। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O occurs in rectum by rectal papillae, and rectal papillae is nothing but folding of rectum, है ना। 6 folded structure is called rectal papillae, ठीक है। आगे देखो, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन किसमें, मिडगट।
इसमें किस में बस प्रेजेंट होता है? मिडगट। क्लियर है? तो इस तरह से खत्म हो गया आपका कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब देखेंगे अपन कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन को क्या बोलेंगे अपन? रेस्पिरेटरी टिब्यूल्स बोल दो या ट्रैकियल टिब्यूल्स बोल दो। मतलब इसमें नेटवर्क ऑफ क्या होता है? ट्रैकिया। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। हमारे बॉडी में भी नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है ट्रैकिया, या ट्रैकिया डिवाइड हो गया प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, सेकेंडरी में, टर्शियली में, है ना, ब्रोंक्यूल्स में, इसमें भी होता है। लेकिन फाइनली हमारा ये सब जाके ओपन कहाँ हो जाता है? लंग्स में। इसमें लंग्स वाला ऐसा कुछ नहीं, इसमें सीधे सीधे क्या होगा? ट्रैकिया का नेटवर्क होगा। किसका होगा? ट्रैकिया का नेटवर्क। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को क्या बोलोगे आप? रेस्पिरेटरी टिब्यूल्स बोलो और ट्रैकियल सिस्टम बोलो, मतलब नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। अब देखो क्या क्या इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या आपके भी नोज का ओपनिंग है कि नहीं? जहाँ से एयर अंदर जाता है, इसमें भी ओपनिंग चाहिए ना। इस ओपनिंग को इसमें बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं? ये कॉकरोच है ना, कॉकरोच के लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में पेयर में होगा। कितने पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होंगे? 10। मतलब ये होल है जहाँ से एयर एंटर करेगा इसके बॉडी में। आ रही बात समझ? तो कितने पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होंगे? 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स। 2 पेयर कहाँ होगा? थोरैक्स रीजन में, और बाकी जो 8 पेयर है किस में होंगे? एब्डोमेन वाले रीजन में। कहाँ पे? एब्डोमेन में। तो टोटल 10 पेयर ऑफ क्या होंगे? स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स वह ओपनिंग है लैटरल साइड में कॉकरोच के, जहां से एयर एंटर करेगा इसके बॉडी में। जैसे आपके बॉडी में एयर कहाँ से एंटर करता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। ओपनिंग है ना, इसी तरह इसके पूरे बॉडी पे लैटरल साइड में क्या होगा? पूरे बॉडी पे, मतलब कहने का मतलब, दो ओपनिंग कहाँ होंगे? थोरैक्स रीजन में 2 पेयर, और बाकी 8 पेयर कहाँ पे होंगे? एब्डोमेन रीजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स आर स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ बॉडी, है ना। और लैटरल साइड को क्या बोलते हैं? याद है ना? न्यूरॉन। न्यूरा, याद है ना? डॉर्सल, वेंट्रल, लैटरल सब बताया था मैंने। ठीक है, तो देखो स्पाइरेकल्स कहाँ प्रेजेंट है आपका? लैटरल साइड पे है। ठीक है, और कितने पेयर है इसके? 10 पेयर है। 2 पेयर कहाँ पे है आपका? थोरैक्स में, और बाकी 8 पेयर कहाँ है? एब्डोमेन में। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, दिस इज थोरैक्स रीजन एंड दिस इज एब्डोमेन रीजन। ठीक है, तो आप देखो तो थोरैक्स रीजन में कितने हैं ओपनिंग लैटरल साइड पे? 2 पेयर आप बोलोगे। ठीक है, ठीक है, और नीचे में आपका कितने पेयर होंगे एब्डोमेन में? 8 पेयर ऑफ ओपनिंग लैटरल साइड में। कहाँ होगा? एब्डोमेन में। क्लियर है ये चीज? अब आगे देखो क्या, ईच स्पाइरेकल्स इज गार्डेड बाय अ वॉल्व एंड bears cilia like bristles for filtering the incoming air। जो भी आपके स्पाइरेकल्स होंगे, अब ओपनिंग है ना भाई, स्पाइरेकल्स क्या है? ओपनिंग है। मान लो ऐसे करके यहाँ पे एक ओपनिंग है, इसको क्या बोल दिया? स्पाइरेकल्स। यहाँ पे वॉल्व होगा कि नहीं? वॉल्व मतलब आपके एयर का फ्लो करवाएगा। ठीक है, यूनी डायरेक्शन में। तो हर स्पाइरेकल्स, हर ओपनिंग में उसका खुद का क्या होगा? वॉल्व होगा। सारी बात समझ? जो भी ओपनिंग होता है उसमें क्या होगा? वॉल्व। तो हर स्पाइरेकल्स का अपना खुद का क्या होगा? वॉल्व होगा। और दूसरी बात, हर स्पाइरेकल्स क्या कंटेन करेगा? आपका सीलिया, जो क्या करेगा? आपको जो इनकमिंग एयर है उसको फिल्टर करने का काम करेगा। जैसे आपका देखो ओपनिंग है, ओपनिंग के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? हेयर्स। हेयर क्या करता है? फिल्टर करता है इनकमिंग एयर का। तो इसके पूरे बॉडी पे ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। हर स्पाइरेकल्स में क्या प्रेजेंट होगा? वॉल्व प्लस सीलिया फॉर फिल्टरिंग द इनकमिंग एयर। क्लियर है? अब यहाँ पे ये ध्यान देना, देखो जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, देखो सब में तो है, जो वॉल्व है आपका, ये सब याद रखना। 2 पेयर में आपके वॉल्व एब्सेंट होंगे, फर्स्ट वाले पेयर में और थर्ड वाले में। किस किस में भाई? फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब टोटल 10 पेयर है ना, टोटल 10 पेयर में सब में वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, 2 पेयर के छोर को। 2 पेयर कौन सा आपका? फर्स्ट पेयर एंड थर्ड पेयर। आप ऐसे बोल सकते हो क्या? फर्स्ट पेयर ऑफ थोरैक्स एंड फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमेन। ऐसे बोल सकते हैं, या सीधी सीधी ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट एंड थर्ड पेयर, एक तरीका यह बोलने का हो गया। ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करे तो आप उसको पकड़ लो। ठीक है, या तो बोले फर्स्ट या थर्ड पेयर, या सीधे क्या बोलोगे? फर्स्ट पेयर ऑफ थोरैक्स एंड फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमेन। क्लियर है? इन दोनों में आपके वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब यह हो गया, जहां पे वॉल्व नहीं होगा वो हमेशा क्या होगा? ओपन होगा। आ रही बात समझ? तो फर्स्ट और थर्ड पेयर कॉकरोच में हमेशा ओपन रहता है, वो रेस्ट में रहे या एक्टिव रहे। रेस्ट समझते हो ना, जब आराम से बैठा हुआ है। एक्टिव मतलब जब भाग रहा है, ठीक है, या जब फ्लाई कर रहा है। तो फर्स्ट और जो आपका थर्ड पेयर है,
इट इज ऑलवेज ओपन, क्योंकि वहां पे वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, तो रेस्ट में भी ये दोनों वॉल्व ओपन होंगे। बाकी जो 8 पेयर बच गया ना, वह बस कब ओपन होगा, जब कॉकरोच क्या होगा, एक्टिव। बात समझ में आ रही है? मतलब 2 पेयर एक्टिव हो, रेस्ट में हो, हमेशा ओपन है, फर्स्ट एंड थर्ड। बाकी जो 8 है आपके, वह कब खुलेगा, जब वह कॉकरोच क्या होगा, एक्टिव होगा, तभी खुलेगा। क्लियर है? ठीक है, वही लिखा है देखो, वॉल्व एब्सेंट इन फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो दे आर ऑलवेज ओपन। क्लियर है? अब आगे देखो दूसरा, पहला स्ट्रक्चर क्या मिल गया इसके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका, स्पाइरेकल्स है ना। स्पाइरेकल्स आर नथिंग बट स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द लेटर साइड ऑफ द बॉडी, है ना, दैट विल अलाउ द एंट्री ऑफ एयर इनसाइड द कॉकरोच बॉडी। ठीक है, अब आगे देखो दूसरा क्या आपका, ट्रैकिया। ईच स्पाइरेकल्स ओपन इनटू अ लार्ज चैम्बर कॉल्ड एट्रियम, है ना। यह जो आपका एक एक जो स्पाइरेकल है, तब जाके कहाँ ओपन होता है, एक लार्ज चैम्बर में, एक स्वोलन पोर्शन में, दैट इज कॉल्ड एट्रियम। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रैकियल चैम्बर। एट्रियम बोलो या क्या बोलो इसको, ट्रैकियल चैम्बर बोलो। अब देखो, ट्रैकियल चैम्बर्स आर कनेक्टेड विथ सेवरल मेन ट्रैकियल ट्रंक्स, है ना। आपने पढ़ा होगा पल्मोनरी ट्रंक, बताया ना। और पल्मोनरी ट्रंक जब बढ़ता है तो क्या बनाता है, पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह यहाँ पे ट्रैकियल ट्रंक है, क्या है आपका, ट्रैकियल ट्रंक। और ट्रैकियल ट्रंक जब डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा, बहुत सारा ट्रैकिया। क्या बनाएगा, बहुत सारा ट्रैकिया। तो ये ट्रैकियल ट्रंक वाला पॉइंट आप नहीं भी याद रखो तो चलेगा। ठीक है, सीधे आप क्या समझोगे, अभी बाद में बताऊंगा, एकदम आसान हो जाएगा। अभी एक बार समझोगे ना, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का समरी किया तो एकदम आसान हुआ, इसका भी समरी करेंगे, बहुत आसान होगा। देखो, तो पहले स्पाइरेकल्स है, स्पाइरेकल्स ओपन हुआ किसमें, एट्रियम या ट्रैकियल चैम्बर में। ट्रैकियल चैम्बर किससे कनेक्टेड है आपका, सेवरल मेन ट्रैकियल ट्रंक से। ट्रैकियल ट्रंक डिवाइड्स इनटू नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्रैकिया। ट्रैकिया further divides into small tubules called tracteoles, and tracteoles is made up of tracheolar cells, and fluid present in tracteoles is called tracheolar fluid। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ऊपर से आ रहे हैं वो छोटे छोटे नेटवर्क में आपका डिवाइड होते जा रहा है। शुरू में क्या है, स्पाइरेकल्स, ओपनिंग है, वो ओपनिंग कहाँ ओपन हुआ, एक एक चैम्बर में, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल चैम्बर। ट्रैकियल चैम्बर किससे कनेक्टेड है, ट्रैकियल ट्रंक्स। ट्रैकियल ट्रंक और छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो गया, ट्रैकिया। ट्रैकिया और छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो गया, ट्रैक्यूल्स। अब पूरे ट्रैक्यूल्स है तो सेल से बना होगा ना, सेल को बोलेंगे ट्रैक्यूलर सेल्स, और इसमें जो फ्लूइड भरा होगा उसको बोलेंगे ट्रैक्यूलर फ्लूइड। आई बात समझ? ठीक है, अब देखो, ट्रैक्यूलर कैपिलरीज या ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूलर कैपिलरीज, ट्रैक्यूल्स को और क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रैक्यूलर कैपिलरीज। ट्रैक्यूलर कैपिलरीज और ट्रैक्यूल्स डीपली मर्ज इन टिश्यूज ऑफ ब्लड बॉडी, है ना। तो बॉडी के टिश्यूज है के कांटेक्ट में कौन है आपका, एट्रियम नहीं है, ट्रैकिया नहीं है, कौन है आपका, ट्रैक्यूल्स या ट्रैक्यूलर कैपिलरीज। आपके बॉडी में भी टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना एरोटा होता है, ना आर्टरीज होता है, कौन होता है, कैपिलरीज होता है। यहाँ पे भी जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, वो ट्रैक्यूल्स या ट्रैक्यूलर कैपिलरीज प्लस बॉडी टिश्यू करवाएगा कौन, क्योंकि यहाँ पे तो वो फ्लूइड है नहीं, ब्लड तो करवा नहीं सकता है, क्या फ्लूइड है ना, कौन सा फ्लूइड, ट्रैक्यूलर फ्लूइड। एक्सचेंज ऑफ गैस करवाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है? चलो देखो, each cell of the body is directly in contact with processes tracheolar capillaries, that is, blood is not related with respiration as blood lacks respiratory pigment। मतलब तो सारा सेल्स आपके किसके कांटेक्ट में है, ट्रैक्यूल्स के कांटेक्ट में है, क्या उठाने के लिए, ऑक्सीजन। आई बात समझ? ठीक है, exchange of gases takes place between the tracheoles and tissues by simple diffusion। कैसे होगा, by simple diffusion। अब देखो ये डायग्राम से सब क्लियर, स्पाइरेकल्स, एक स्पाइरेकल दिखा रहे हैं अपन, ऐसे से कितने पेयर है, 10, है ना। ईच स्पाइरेकल ओपन इनटू अ लार्ज एरिया दैट इज कॉल्ड एट्रियम या ट्रैकियल चैम्बर। ट्रैकियल चैम्बर ओपन्स इनटू क्या, ट्रैकिया। ट्रैकियल ट्रंक्स नहीं भी याद रखोगे तो आपका एट्रियम डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रैक्यूल्स में। किसमें, ट्रैक्यूल्स। आई बात समझ? तो तुम बस इतना भी याद रखो तो चलेगा। क्या याद रखोगे, ऊपर में कौन है भाई, स्पाइरेकल्स, कहाँ ओपन हुआ, एट्रियम, एट्रियम से क्या, ट्रैकिया, ट्रैकिया से क्या, ट्रैक्यूल्स, है ना। अब ये ट्रैक्यूल्स जो है, ट्रैक्यूल्स में सेल्स होंगे कि नहीं, सेल से ही बना होगा ना, इस सेल को बोलेंगे ट्रैक्यूलर सेल्स, और इसके अराउंड जो फ्लूइड होगा, इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, ट्रैक्यूलर फ्लूइड।
यह ट्रैक्यूल्स ही आपका किस में घुसा होता है, बॉडी टिश्यू में, मतलब यहां से जो भी चीजें होगा इसमें आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल। आई बात समझ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रैकिया होता है ना, ये ट्रैकिया में एक लाइनिंग होता है, कौन सा लाइनिंग, क्यूटिकल रिंग्स होते हैं कॉल्ड एंटीमा। इसको लाइन करके होता है कौन सा रिंग आपका, क्यूटिकुलर रिंग्स कॉल्ड एंटीमा। एंटीमा क्या करता है ना, जब एयर नहीं होगा ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, देख रहे हो आप, दीज आर दीज आर रिंग्स, क्या है आपका, दीज आर रिंग्स, विच रिंग, क्यूटिकुलर रिंग्स, दैट इज कॉल्ड एंटीमा। ये एंटीमा आपके में भी है ना, रिंग शेप स्ट्रक्चर ट्रैकिया में, याद है ना, ठीक है, सी शेप रिंग है ना, इसमें भी आपका ये रिंग आपका प्रेजेंट होता है। इस रिंग को क्या बोलते हैं, एंटीमा। यह रिंग क्या करता है आपका, कोलैप्स होने से बचाता है किसको, ट्रैकिया। जब उसके एयर, जब उसके अंदर क्या नहीं हो, एयर ना हो, तो एयर ना हो तो उसको किससे बचाएगा, कोलैप्स होने से। तो एंटीमा क्या है, रिंग्स प्रेजेंट इन ट्रैकिया विच प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया व्हेन एयर इज नॉट प्रेजेंट राइट, क्लियर है। उसके बाद एक और चीज आप देख सकते हो, इसके ऊपर जो ट्रैकिया के ऊपर एपिथेलियल लाइनिंग भी होता है, किस सेल का लाइनिंग होता है, एपिथेलियल सेल्स का, ये देख रहे हो, इसके ऊपर कुछ सेल्स बनाया है मैंने, दिख रहा है, दिस सेल्स इज कौन आपका, एपिथेलियल सेल्स, यहाँ लिखा हुआ है देखो, कौन सा सेल है ये, एपिथेलियल सेल्स है। तो ट्रैकिया आपका लाइन होता है किस सेल से, बाहर से एपिथेलियल सेल से, और अंदर में आपका क्या प्रेजेंट है, एंटीमा या क्यूटिकुलर, क्लियर है। नोट, एंटीमा prevent collapsing of trachea when air is not present. At rest, first and third pair of spiracles is open. That is, they are always open when active rest pairs. Clear है। अब आगे देखो, trachea is lined by epithelium. आगे बढ़े। अब इसमें ब्रीदिंग कैसे होगा उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, है ना। सेवरेट टर्जो एक्सटर्नल मसल्स, टर्जो एक्सटर्नल मसल मतलब आगे के साइड में ही मसल्स होंगे, और पीछे के साइड में उस दोनों मसल को मिला के क्या बोलेंगे, आपको याद है ना, प्लेट्स, कल पढ़ा था हमने, है ना। उस प्लेट को, वेंट्रल प्लेट को क्या बोलते थे, टर्जम, सिंगुलर टर्जम। और ऐसे क्या बोलेंगे, सॉरी, वेंट्रल को बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, स्टर्नम, वेंट्रल को क्या बोलेंगे, स्टर्नम या स्टर्नाइट्स, ठीक है। टॉर्सल को क्या बोलेंगे, टर्जम या टर्जाइट्स, आज आई बात समझ। और लैटरल को बोलते हैं प्लूराइट्स या प्लूरॉन, ठीक है। तो देखो, सेवरल टर्जो एक्सटर्नल मसल्स, अब ये जो काइटिनस प्लेट है उसे मसल्स भी अटैच होगा ना, ठीक है। तो इसलिए बोल दिया हमने सेवरो टर्जो एक्सटर्नल मसल्स, जो आगे के साइड में मसल्स अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मसल्स। जो पीछे के साइड में अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्जो। तो दोनों मसल को मिला क्या बोल दिया, टर्जो एक्सटर्नल मसल्स, है ना। जैसे आपके भी रिब्स में था कि नहीं, इंटरकोस्टल मसल्स, यहाँ पे क्या है, सेवरल टर्जो एक्सटर्नल मसल्स एक्सटेंड बिटवीन द टर्जाइट्स एंड स्टर्नाइट्स ऑफ ऑल एब्डोमिनल सेगमेंट्स। पक्की बात है। ये देखो ऐसे बना लेते हैं, ये मान लो कि आपका वेंट्रल साइड है, और ये मान लेते हैं आपका डॉर्सल साइड है। वेंट्रल साइड को क्या बोलेंगे, स्टर्नम, वेंट्रल साइड को क्या बोलेंगे, डॉर्सल को क्या बोलेंगे, टर्जम। इसके बीच में जो मसल्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट है आपका, है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, टर्जो स्टर्नल, क्योंकि दोनों के बीच में मसल है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, टर्जो स्टर्नल मसल्स, है ना। वही लिख रहा है देखो, सेवरल टर्जो स्टर्नल मसल्स एक्सटेंड बिटवीन द टर्जाइट्स एंड स्टर्नाइट्स ऑफ ऑल एब्डोमिनल सेगमेंट्स। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट, 10, ठीक है। व्हेन द एब्डोमेन एक्सपैंड्स, अब एब्डोमेन क्या हुआ, मान लो एक्सपैंड किया, फैला, ठीक है। व्हेन द एब्डोमेन एक्सपैंड्स, एटमॉस्फेरिक एयर गेट्स फिल्ड इन द ट्रैकियल सिस्टम थ्रू स्पाइरेकल्स। अब एक्सपैंड करेगा मतलब क्या बढ़ गया, वॉल्यूम, अरे हमारे तरह ही है, एक्सपैंड किया तो क्या बढ़ गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर क्या कम हो गया, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, अंदर में क्या हो गया, कम, एयर तुरंत बाहर से कहाँ आ गया, अंदर आ गया। बात समझ में आई। एब्डोमेन जब एक्सपैंड करेगा, मसल मसल क्या होगा आपका, रिलैक्स हुआ ना, बात समझ में आ रही है। तो एब्डोमेन जब आपका क्या किया, एक्सपांड किया, तो एक्सपेंशन के कारण क्या हुआ आपका, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा मतलब प्रेशर क्या हो गया, कम, बाहर में प्रेशर ज्यादा हो गया, बॉडी के अंदर कम हो गया, एयर तुरंत स्पाइरेकल्स होते हुए कहाँ आ जाएगा, बॉडी के अंदर। आई बात समझ। वही लिख रहा देखो, व्हेन द एब्डोमेन एक्सपैंड्स, एटमॉस्फेरिक एयर गेट्स फिल्ड इन द ट्रैकियल सिस्टम थ्रू स्पाइरेकल्स एज वॉल्यूम इंक्रीज्ड इनसाइड, तो प्रेशर विल डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन एंड इट इज अ पैसिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस भाई, पैसिव, क्योंकि आपका एब्डोमेन क्या हुआ था, एक्सपैंड हुआ था। रिलैक्स आप बोल सकते हो, क्या हुआ था, रिलैक्स। रिलैक्स के लिए क्या हमें एनर्जी लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब देखो
व्हेन द एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फिर से वो क्या हो गया, मान लो आगे बढ़ा था, फिर से क्या होगा, पीछे आया, ठीक है। जब एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ गया, जानते हो ना, बढ़ा है ना, 1/p होता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, है ना। तो देखो, जब एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, मतलब प्रेशर क्या हो गया बॉडी के अंदर का, एब्डोमेन के अंदर का बढ़ गया। एयर अब बाहर जाके अंदर आएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। व्हेन द एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट्स द एयर इज फोर्स्ड आउट, दिस इज एक्सपिरेशन। और कैसा प्रोसेस होगा, एक्टिव। एक्टिव क्यों भाई, क्योंकि एब्डोमेन को जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इसलिए क्या लगाना होगा, आपको एनर्जी लगाना होगा, ठीक है। नोट देखो, inspiration in cockroach is a passive process as it involves the relaxation of sternal muscles। बोलो सर एब्डोमेन की बात कर रहे थे, ये पूरे एब्डोमेन एरिया में ही तो क्या प्रेजेंट है आपका, टर्जो स्टर्नल मसल। तो आप ह्यूमन में भी आपने पढ़ा था कि जब हमें, हमारे अंदर इंस्पिरेशन कैसा प्रोसेस था, एक्टिव, है ना। और जब एक्सपिरेशन करते हो तो कैसा था, पैसिव। क्योंकि हम इंस्पिरेशन कैसे करते हैं, डायाफ्राम का मसल्स, एब्डोमेन का मसल क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब हमारे अंदर क्या होता है, इंस्पिरेशन, ठीक है। तो जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन करवाना होगा आपको एनर्जी लगाना होगा, जहां पे रिलैक्स होगा तो उसमें एनर्जी नहीं लगाना होगा। इसमें इसमें इंस्पिरेशन कब हो रहा है, जब एब्डोमेन क्या हो रहा है, रिलैक्स, है ना। और एक्सपिरेशन कब हो रहा है, जब एब्डोमेन क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो, inspiration in cockroach is a passive process as it involves the relaxation of turgosternal muscles, which increases the space of the body cavity and pressure is decreased. Air is carried via tracheoles and diffuses into tissues via fluid. कौन सा fluid? Tracheolar fluid. While expiration is an active process because it involves muscle contraction, which decreases body cavity space and pressure is increased and CO2 is exchanged, मतलब बाहर चला गया। CO2 also diffused out through chitin wall। अब याद रखना ये क्वेश्चन है, जो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है ना उसका एक ही रास्ता है, वो स्पाइरेकल्स होते हुए ही आएगा अंदर, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कैसे आएगा, लेकिन CO2 बाहर जाने का रास्ता, इसके पास दो दो ऑप्शन है ना। एक तो जैसे प्रोसेस आपका अभी देखा आपने किया, यहाँ से क्या होगा, बॉडी से कहाँ जाएगा, स्पाइरेकल्स होते हुए कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। दूसरा, इसमें ये पूरा जो काइटिन का वॉल है ना, इसके पूरे बॉडी में काइटिन के वॉल से भी डिफ्यूज होकर CO2 बाहर जा सकता है, इस पूरे पाथवे को फॉलो वो नहीं भी करेगा। जैसे ही प्रेशर आपका अंदर में क्या होगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये CO2 आपके काइटिन वॉल से भी डिफ्यूज होकर बाहर चले जाता है। और ज़्यादा टाइम, मतलब ऐसे समझ लो आप, 70% जो CO2 बाहर आपका काइटिन वॉल से यहाँ पे जो लिखा है ना, CO2 ऑल्सो डिफ्यूज आउट थ्रू काइटिन, मैक्सिमम इसी तरह CO2। आई बात समझ, हमारे में ऐसा नहीं है ना कि बॉडी सरफेस से CO2 निकाल दिया, थोड़ा बहुत आप स्किन वगैरह से, लंग से निकालते हो, है ना। लेकिन इसमें क्या है, बॉडी बॉल से CO2 आराम से बाहर निकल जाएगा, है ना। आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे भी निकलेगा, लेकिन मैक्सिमम CO2 कैसे बाहर निकल जाता है इसमें, बॉडी बॉल से। लेकिन O2 ये बॉडी बॉल से अंदर नहीं ले सकते, क्लियर है। समरी देखो, एयर एंटर्स थ्रू पायरेकल्स, कहाँ जाएगा, एट्रियम, एट्रियम से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स में आप जानते हो कि ट्रैक्यूलर सेल्स होंगे एंड ट्रैक्यूलर फ्लूइड, है ना। उसी फ्लूइड से होते हुए आपका जो ऑक्सीजन है क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्यूलर फ्लूइड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, ये बात समझ में आ गया सबको। तो दो सिस्टम हमने पढ़ लिया, क्या क्या भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी को कोई डाउट नहीं ना। कितने पेयर है भाई स्पाइरेकल्स के, स्पाइरेकल्स के कितने पेयर, 10, याद रखना। स्पाइरेकल्स है क्या, ओपनिंग, कहाँ प्रेजेंट है, लैटरल साइड पे। लैटरल साइड को क्या बोलोगे, प्लूराइड्स, प्लूराइड्स या प्लूरॉन, है ना, ठीक है। ये सब बातें भी याद रखना है, जरूरी नहीं कि हर बात मैं बोलूँ, इतना कॉमन सेंस। अब लैटरल वॉल बोल रहा हूँ तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि लैटरल वॉल मतलब किसकी बात हो रही है, ठीक है। कितने पेयर था भाई, 10 पेयर्स, 10 मत बोलना, क्या बोलोगे, 10 पेयर्स। इसमें बस दो तीन पॉइंट याद रखना, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ओपन। ऐसे ऑलवेज ओपन क्यों है, इसमें क्या एब्सेंट है आपका, ऑल्व क्या है इसमें, एब्सेंट, ठीक है। यह पेयर आपका कॉकरोच रेस्ट में हो, एक्टिव हो,
हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, बाकी पेयर जो बच गए आपके, मतलब सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट जो भी है ना, वह आपका तभी ओपन होगा जब आपका क्या होगा, कॉकरोच जब एक्टिव होगा तब। ठीक है, उसके बाद आपने देखा स्पाइरिकल्स कहाँ जाके ओपन हो रहा था, एट्रियम, है ना। एट्रियम आपका स्वेल्ड एरिया होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एट्रियम। एट्रियम से किसमें जा रहा था, होता है ट्रैकियल ट्रंक, ट्रैकियल ट्रंक से किसमें, ट्रैकिया, ट्रैकिया से किसमें, ट्रैक्यूल। ठीक है, तो एट्रियम से कहा आपका ट्रैकियल, ट्रैकियल ट्रंक, ट्रंक आपका ब्रॉड एरिया है और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसको क्या बोल दिया, ट्रैकियल, ट्रैकिया बोल दिया। और ट्रैकिया फाइनली और छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो गया, इसको क्या बोल दिया, ट्रैक्यूल्स। क्या बोला हमने, ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स को याद रखना, इसी को बोलेंगे ट्रैक्यूलर कैपिलरीज। क्या बोलेंगे, ट्रैक्यूलर, इसी को बोलेंगे अपन ट्रैक्यूलर कैपिलरीज, ये भी बात याद रखोगे। ठीक है, अब देखो यह ट्रैक्यूलर कैपिलरीज ही सीधा सीधा किसके कांटेक्ट में होता है, बॉडी टिश्यू के। किसके कांटेक्ट में, बॉडी टिश्यू के। और बॉडी टिश्यू में आपका सारे गैसेस आता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन थ्रू ट्रैक्यूलर। क्लियर है, हो गया ये आपका कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी। आगे देखते हैं अगला सिस्टम कौन सा है। चलो एक काम करते हैं, अब अगले दिन ही देखते हैं। ठीक है, अब आया के सिस्टम अपन अगले देखेंगे। आपका काम क्या है अभी, एनसीईआरटी निकालो और एनसीईआरटी को करो। ठीक है।